बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक हो? चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स डिस्कस किए जा रहे थे हमारी क्लास में, और लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लिया था। उसका कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन आज डिस्कस करेंगे हम कि जो नेशनल इनकम है, इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट होती है। जो इनकम मेथड है वो नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट करता है, कैसे कैलकुलेट करता है। तो नेशनल इनकम को हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने पढ़ा था कि जो बेसिकली इनकम जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर हम उनकी सैलरी, वेजेस, उनको इन काइंड अगर कोई पेमेंट मिल रही है, अगर एम्प्लॉयर उनके प्रोविडेंट फंड में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या उन्हें रिटायरमेंट के ऊपर जो पेंशन मिलती है, इन सबको एडअप करके, समअप करके हम कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज को कैलकुलेट करते हैं। फिर से सैलरी एंड वेजेस एम्प्लॉयज़ को जो मिलती है, एम्प्लॉय को इन काइंड कोई फैसिलिटी मिलती है, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गया, कार मिल गई, वो लेते हैं। एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में अपनी जेब से एम्प्लॉयज़ के लिए जो पैसा ट्रांसफ़र किया है वो लेते हैं, और एक लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन लेगा एम्प्लॉय उसको, तो ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ बन जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट है, जो रेंट है या प्रॉफिट है, इन 3 चीज़ों को जोड़ के बनता था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और प्रॉफिट को फिर हमने फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया था। एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। एक चला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को, और एक हिस्सा जो बच जाता है जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, वो बिजनेस रखता है अपने फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज को कवर करने के लिए। और मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स की कमाई गई इनकम, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जब जोड़ देते हैं तो नेशनल इनकम हमारी आ जाती है। तो देखिए क्वेश्चन है, डेप्रीशिएशन, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय कितनी है, एक देश की जो बाउंड्री है उसके अंदर कितनी आय कमाई जा रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कितनी है, नेट नेशनल इनकम कितनी है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम यानी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इन 3 टाइप से जो इनकम कमाई जाएगी उसे हम नेट डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। और नेट डोमेस्टिक इनकम में डेप्रिसिएशन हमारा इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि हम कैसे चलते हैं, जीडीपी। इसमें से जैसे ही डेप्रिसिएशन लेस करते हैं हम कहाँ पहुँच जाते हैं, एनडीपी। इसे ही हम नेशनल इनकम कह देते हैं, नेट डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ हमें डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ जो इनकम जनरेट हुई है उसको लेते हैं। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर आता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ये 3 पोर्शन मिलकर बनाते हैं हमारी नेट डोमेस्टिक इनकम। तो देखते हैं कंपनसेशन कितना है, 24,000। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, हमें गिवन है 10,000। और मिक्स्ड इनकम कितनी है, 28,000। तो ये आ गया हमारा 24, 10, 34, 8, 42, 10, 52 और 10, 62। 62,000 हमारे पास नेट डोमेस्टिक इनकम आ गई है। क्लियर? ठीक, अच्छा जी। इसके बाद सेकंड पार्ट है
ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। और हम जानते हैं कि ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना पड़ता है, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को एडअप करना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि जो नेट डोमेस्टिक इनकम है, अगर मैं उसमें डेप्रिसिएशन का पोर्शन ऐड कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी नेट से ग्रॉस पर। रिवर्स चलेंगे हम, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। तो मेरे को अगर जीडीपी कैलकुलेट करना है तो मैं कहूँगा एनडीपी, ये एज इट ही जाएगा, और डेप्रिसिएशन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो इसी को मिलाकर हम ये कर रहे हैं। तो नेट डोमेस्टिक इनकम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मुझे सिर्फ इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ना है, और डेप्रिसिएशन मेरा ये वाला 1700 रुपये, 63,700, ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तीसरा पार्ट, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम। अब देखिए वर्ड क्या लगा है, नेट। इसका मतलब नेट जो वर्ड होता है उसमें डेप्रिसिएशन का जो पार्ट है वो इंक्लूड नहीं होता है। हम यहाँ से भी चल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम ले ली, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दिया, और नेशनल इनकम की जब बात आती है तो इसका मतलब है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी इनकम कमाई गई है, प्लस नेट फैक्टर इनकम जो हमने एब्रोड से ली है, जो कि विदेशों से कमाई है, उसको जोड़ देंगे। तो दो तरीकों से कर सकते हैं कि आपके पास नेट डोमेस्टिक इनकम है, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन हटा के नेट कैलकुलेट किया हुआ है, नेट के अंदर ही हम अगर एब्रोड की इनकम जोड़ दें तो हमारी नेट नेशनल इनकम आ जाएगी। और अगर जीडीपी से चलते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन हटाइए, और उसके बाद आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कीजिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नेट डोमेस्टिक इनकम, मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि नेट चाहिए मुझे, नेट डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि क्वेश्चन है क्या पूछे, नेट नेशनल इनकम पूछिए। तो नेट से स्टार्ट करूँगा, नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस विदेशी आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो नेट डोमेस्टिक इनकम मेरी ऑलरेडी आ रखी है 62,000 रुपये, प्लस इसने कहा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 300, ये माइनस में है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 300 माइनस का। तो 62,000 में से माइनस का 300 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 61,700। ये आ जाएगी मेरी नेट नेशनल इनकम। या इसको दूसरे तरीके से मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम मेरी कितनी है, उसमें से डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो नेट आ जाएगी, और उसमें हम जोड़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जीडीआई कितनी है आपकी, ये आई थी हमारी 63,700, इसमें से डेप्रिसिएशन हटाओ 1700, और नेट फैक्टर इनकम ऑलरेडी माइनस की है, तो 2000 गए तो कितने बचेगा, 61,700। सेम क्राइटेरिया आएगा, चाहे आप इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से, ठीक है। तो इसको एक बार कैलकुलेट करें ताकि जो फोर्थ पॉइंट है वो हम आगे लिख सकें। इसको नोट डाउन कर ले एक बार, चलते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को या जो इनको फॉर्मूला हम बोलते हैं, इनको अच्छे से एक बार आप क्रैम कर ले, इनको लिख लिख के देखें, अरेंज करके देखें इनको कि ये गिवन है तो ये करना पड़ेगा, ये गिवन है तो ये करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, हम पहुंचते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर जो पूछा गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब सब जानते हैं कि जो मार्केट प्राइस पे अगर पूछा जा रहा है तो जो ग्रोस होता है, ग्रोस, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हटा देते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका प्रक्रिया।
आपके पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पर, तो इसमें से अगर मैं इनडायरेक्ट यहाँ लिख बताता हूँ, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आपके पास एट मार्केट प्राइस, इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से कॉस्ट बढ़ती है, तो नेट पे लाने के लिए हमें इनको लेस करना पड़ेगा। और अगर कोई सब्सिडी मिली है उसे ऐड कर देते हैं, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, NNP एट मार्केट प्राइस। क्लियर। अब पूछा क्या है, उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है NNP एट मार्केट प्राइस, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास नेट, एक मिनट, अब देखिए इसने पूछा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, मेरे पास नेट नेशनल इनकम है, नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को वापस से जोड़ दूं ना, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को वापस से जोड़ दूं और सब्सिडीज को हटा दूं, ये फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। अगर हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पर, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की एडजस्टमेंट करते हैं, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। इसने मुझे पूछा है कि NNP आपको मार्केट प्राइस पर ही निकालना है, तो मैं कहूँगा कि नेट नेशनल इनकम कितनी है, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि घटे हुए हैं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचने के बाद ये जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें इनडायरेक्ट टैक्स आपको वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा है कि जो नेट नेशनल इनकम होती है इसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पे अगर ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटे हुए हैं और सब्सिडी जुड़ी हुई है। अब मुझे मार्केट प्राइस पर पहुंचना है, तो मार्केट प्राइस पर जाने के लिए मुझे इस कैलकुलेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, सब्सिडीज को लेस करना पड़ेगा। तो देखिए नेट नेशनल इनकम कितनी आई थी मेरी, ये आई थी 61,700 रुपये, 61,700 आई थी। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 9,000 प्लस कर देता हूँ मैं, और जो सब्सिडीज है 1,800 रुपये की वो लेस कर देता हूँ मैं, तो 61,970,700 ये आ जाएगा मेरा 68,900 रुपये। दोबारा से देखिए, इसने मुझे कहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बताइए। मैं कहूँगा कि मेरे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट तो है, लेकिन वो फैक्टर कॉस्ट पे है, क्योंकि जो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करके आए हैं अभी, उसे ही नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और वो कब आई थी, जब हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया था मार्केट प्राइस वाले में से, और सब्सिडीज को हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। अब मुझे मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए वापस से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेज जो कि मार्केट से फैक्टर में आते टाइम लेस होते हैं, ऐड कर देंगे। फैक्टर से अगर मार्केट में पहुंचना हो आपको, तो आप इस कैलकुलेशन को रिवर्स कर देंगे, जो टैक्सेस घटे होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जो सब्सिडीज प्लस होती है वो माइनस हो जाती है। तो इसको बार ठीक से देखना, इस तरह से हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसको लिखिए जरा, इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। हमें एक तो
करनी है डोमेस्टिक इनकम। एक देश ने अपनी घरेलू सीमा के अंदर क्या क्या कमाया, और एक कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। देखिए डोमेस्टिक इनकम मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। अब इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कितना कमाया गया है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना कमाया गया है, और मिक्स्ड इनकम कितनी कमाई गई है एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर, वो कहलाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। अगर मैं इस डोमेस्टिक इनकम में, अब नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर पर जिसके अंदर देशी और विदेशी दोनों आय शामिल होंगी, हम कहेंगे कि हमने अपनी घरेलू सीमा के अंदर तो इतना पैसा कमाया, और देश के बाहर जो पैसा कमाया जाता है उसे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अगर मैं घरेलू आय में विदेशी आय भी जोड़ दूं, नेट फैक्टर किस लिए बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने विदेशियों को जो आय दी है और विदेशों से हमने जो कमाई है उसका नेट जो होता है डिफरेंस, वो हम यहाँ पर प्लस करते हैं। अगर हमने ज़्यादा कमाए हैं, हमारे देशवासियों ने बाहर से पैसा ज़्यादा कमाया है और हमारे देश ने विदेशियों को कम पैसा दिया है, तो डिफरेंस होगा हमारा प्लस का। और अगर हमने ज़्यादा पेमेंट कर दी फॉरेनर्स को, विदेशों से हमने कमाया कम, तो जो डिफरेंस आएगा वो माइनस का आएगा। तो इस तरह से हम डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में पहुंच जाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि इनकम मेथड में इन तीन चीज़ों को प्लस करते ही हमारी डोमेस्टिक इनकम आती है। विदेशी आय जैसे ही जोड़ देंगे इसमें, हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। और इस नेशनल इनकम को ही हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा जी, मैं आपको डाटा दे देता हूँ ताकि जल्दी से क्वेश्चन हो जाए हमारा। वेजेज है 10,000 रुपये की, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम फिर से 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400, जिसको हम पीएफ बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं जिसको। कॉर्पोरेट टैक्स 400, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 1,000। देखिए वेजेज 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन सामाजिक सहायता में दिया गया अंशदान जिसको हम पीएफ बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स 400 है, और नेट फैक्टर इनकम है हमारी 1,000। हमें ये दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम। अब ये बताइए, वेजेज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का पार्ट है, रेंट इसका पार्ट है, इंटरेस्ट इसी का पार्ट है, डिविडेंड इसी का पार्ट है, मिक्स्ड इनकम ये हो गई हमारी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो कि ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन पीएफ में किया गया कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज का पार्ट है और कॉर्पोरेट टैक्स ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। यानी अगर मैं इन सबको एडअप कर दूं, सम अप कर दूं, तो मेरा ये वाला पोर्शन निकल के आ जाता है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि जो वेजेस कमाई गई है, जो रेंट कमाया गया है, जो इंटरेस्ट कमाया गया है, जो डिविडेंड कमाया गया है, जो मिक्स्ड इनकम कमाई गई है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कमाए गए हैं, जो पीएफ कंट्रीब्यूशन कमाया गया है और जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सारे पार्ट मेरे इन तीनों के अंदर कवर होने वाले आइटम्स हैं, इसलिए इन सबको मैं जोड़ दूंगा। वेजेज कितनी, 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 200, पीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन 400 और कॉर्पोरेट टैक्स फिर से 400। तो ये हो जाएगा मेरा 10 और 5 15, 15 3 18, 18 19, 19,800 रुपये। डोमेस्टिक इनकम जो घरेलू सीमा के अंदर कमाई गई है वो है 19,800 रुपये। इसके बाद बी पार्ट, नेशनल इनकम। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर दूँ, 19,800 मेरे पास है और नेट फैक्टर इनकम कितनी कमा रहा हूँ मैं, 1,000, तो ये हो जाएगा 20,800 रुपये। तो बिल्कुल आपको एक स्टेप टू स्टेप चलना है कि डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या पार्ट शामिल होता है, और डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करेंगे हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। तो इसको एक बार नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इनके फॉर्मूलाज और इनके अंदर जो कंटेंट होते हैं ना, जैसे एम्प्लॉय के लिए क्या क्या कंटेंट होंगे वो याद होने चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है वो याद होने चाहिए, मिक्स्ड इनकम क्या होती है वो याद होनी चाहिए, बस ऑटोमेटिक इनका कैलकुलेशन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, लास्ट मेथड है इनकम कैलकुलेट करने का, एक्सपेंडिचर मेथड। हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 आपको मेथड्स बताए थे। वैल्यू एडेड मेथड था पहला, दूसरा था इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। 2 मेथड हमने पढ़ लिए हैं। अब तीसरा मेथड आता है कि जो व्यय विधि है, खर्चा विधि है, वो नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करती है। तो लिखेंगे According to this method, national income is computed in terms of expenditure on final goods and services in the economy during an accounting year. एक पर्टिकुलर जो लेखांकन ईयर होता है या जो अकाउंटिंग ईयर होता है किसी भी इकोनॉमी का, उसके अंदर उस साल हमने फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जितना भी खर्चा करा है, टोटल एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर, उन सब के सम को हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, और नेशनल इनकम इन सभी एक्सपेंडिचर को जोड़कर कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, इसे इन दो नामों से भी जाना जाता है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, डिस्पोजल इनकम मेथड। डिस्पोजल मतलब हमने कितना अपने इनकम का पार्ट खर्च कर दिया फाइनल गुड्स और सर्विसेज को अरेंज करने के लिए, और कितना कंज्यूम किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया। कंज्यूम करोगे तो भी खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट कहीं करोगे तो भी खर्चा होगा। तो इन सब खर्चों को जोड़ने के बाद हमारा एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट होता है। अच्छा जी, अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक्सपेंसेस ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज will be considered here। क्लियर, केवल और केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो भी खर्चा हुआ है उसी को कंसिडर किया जाएगा, उसी को लिया जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को या सेकंड हैंड जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर किए गए एक्सपेंस को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको पहले ही शामिल किया जा चुका है जिस टाइम वो प्रोड्यूस हुए थे। तो सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट को ही यहाँ पर लेना है। तो इतना लिखिए पर फिर इसके कंपोनेंट हम लिखते हैं। दोबारा से एक्सप्लेन करूं, इस मेथड के अनुसार नेशनल इनकम जो कंप्यूट होगी वो टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने किया है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर, उसके टोटल को लेकर की जाएगी। इसे हम कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट मेथड या डिस्पोजेबल इनकम मेथड भी कहते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को शामिल करना है, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज और सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किया गया खर्चा यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, ठीक है बेटा। तो इसके कंपोनेंट लिखते हैं हम कि क्या क्या इसके अंदर शामिल होता है। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, नंबर 1, जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं जिनको हम हाउस होल्ड्स कहते हैं, हम जैसे लोग, हमने अपने फाइनल कंजम्पशन के ऊपर कितना खर्चा किया है, एक तो वो लेंगे। नंबर 2, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंसेस या कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट कंजम्पशन कितना है गुड्स एंड सर्विसेज का, गवर्नमेंट के द्वारा कितना कंजम्पशन किया गया है, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है, जैसे डिफेंस के जो पर्सन्स होते हैं
उनके लिए गवर्नमेंट कुछ सामान परचेज करती है जो कि उनको डायरेक्टली कंज्यूम करवाया जाएगा, तो उस पर खर्चा होगा गवर्नमेंट का। नंबर 3 आता है इन्वेस्टमेंट्स या ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। इसके पार्ट्स होते हैं बिजनेस ने कितना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है। बिजनेस ने हो सकता है कोई चीज़ें खरीदी हो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। गवर्नमेंट ने कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डैम्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह बनवाना। और सी आता है हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। एक बिजनेस ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और हाउस होल्ड्स ने अपने रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स होते हैं या हाउसेज होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके कंस्ट्रक्शन में कितना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया। इन सभी को हम जोड़ते हैं और उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स या ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। इसे आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स ना। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान रखना है आपको, ये 3 चीजें शामिल करके चलनी है। 4th पॉइंट है चेंज इन इन्वेंट्री, जिसको डेल्टा स्टॉक के हम नाम से जानते हैं। और ये कैसे आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। इस तरह से ये फाइंड आउट होता है। चेंज इन इन्वेंट्री इसको बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं इसको, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। और लास्ट आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर ये फिगर माइनस है तो हम माइनस में ले लेते हैं, अदरवाइज प्लस कर देते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस जब एडअप कर दिए जाते हैं, समअप कर दिए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ऑफ एन इकोनॉमी इतने हैं। और इन सब को जोड़ते ही हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम कंप्यूट होके आ जाती है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करें। तो एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद ये मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी, कंप्यूट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक तो मार्केट प्राइस पर और एक फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेट करना है। मतलब क्या हुआ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब होगा कि आपने एक्सपेंस कितने करे हैं टोटल, और फैक्टर कॉस्ट
वहां से आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो डाटा है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, अभी जो हमने वर्ड यूज किया था टोटल कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स आपके गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, नेट फैक्टर इनकम गिवन है, प्राइवेट कंजम्पशन गिवन है, और गवर्नमेंट परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गिवन है। ये गिवन है 90, ये करोड़ में है, हम रुपीज में लेके चल रहे हैं। 5, 15, ये गिवन है -5, 350 एंड 100। ये डाटा हमें गिवन है और पूछा है कि जीडीपी निकालिए मार्केट प्राइस पर और जीडीपी कैलकुलेट करिए फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, अच्छा जी, देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि जो जीडीपी होती है, जीडीपी आप इसको ध्यान रखना, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटल जितनी भी वस्तु या सेवाएं बनाई गई हैं उनके टोटल को हम कहते हैं जीडीपी। अब हमें एक्सपेंस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम नहीं पूछा, इसमें जीडीपी पूछा है। तो यहाँ पर एक्सपेंस मेथड क्या कहता है कि आपने जो जो एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स हैं उन सभी को जोड़ देना है, उन सभी के जोड़ को कहा जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचता हूँ, मैं पहुँचता हूँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ना। लेकिन अगर मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस से और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक और ग्रोस डोमेस्टिक दोनों ग्रोस ही है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस डेप्रिसिएशन नहीं होगा। इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखो हमें ये एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले गिवन है आपको, हमें कैलकुलेट करना है नंबर 1 पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मैं क्या करूँगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट लूँगा, क्योंकि अभी हमने पॉइंट पढ़ा था इन्वेस्टमेंट्स का, तो उन इन्वेस्टमेंट को हमने कहा था ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन या टोटल इन्वेस्टमेंट्स, ये लिया जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ग्रोस इन्वेस्टमेंट, सुनते रहना ताकि जो शॉर्ट फॉर्म है पता लग पाए कि ये हमने ग्रोस इन्वेस्टमेंट को जीआई लिखा है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। क्या हम एक्सपोर्ट्स को लेते थे? अभी हमने जो कंपोनेंट पढ़े हैं बिल्कुल लेते थे जी, नेट एक्सपोर्ट्स, बहुत अच्छे। क्या हम टैक्सेस का जिक्र किया था वहां पे? नहीं किया। डेप्रिसिएशन नहीं किया जी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड नहीं किया। प्राइवेट कंजम्पशन पहला आइटम था हमारा, प्राइवेट कंजम्पशन बिल्कुल लिया था जी। गवर्नमेंट परचेज, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन, इसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन। तो देखो नेट ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना था, 90। नेट एक्सपोर्ट्स कितना था, 10। प्राइवेट कंजम्पशन कितना था, 350, और गवर्नमेंट का कितना था, 100। तो इन सबको जोड़ते हैं
तो 350, 100 450 और 100 550 हमारे पास आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा पार्ट है हमारा जीडीपी ही कैलकुलेट करना है लेकिन फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम अपने मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स की एडजस्टमेंट कर दें, सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, यानी कि टैक्सेज और सब्सिडीज के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, तो हम मार्केट प्राइस से सीधा फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाते हैं। क्लियर? डेप्रिसिएशन तब लेस करते जब हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट मार्केट प्राइस पहुंचना होता। मार्केट प्राइस दोनों में कॉमन है, लेकिन ग्रोस से नेट पर आते टाइम डेप्रिसिएशन जो होता है वो इसका डिफरेंस माना जाता है। और फैक्टर कॉस्ट पर अगर आपको पहुंचना है तो फैक्टर कॉस्ट के लिए इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। तो मैंने कहा भी जो मेरे पास जीडीपी आई है मार्केट प्राइस पर, उसमें अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दूं तो क्या आ जाएगा? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो ये है मेरा 550 रुपये और 5 रुपये मेरा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये रहा। तो कितना आ जाएगा? ₹545। ये हो जाएगा हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। करिए इसको नोट डाउन। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद ये मेथड हमारा फिनिश हो जाएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये मेथड हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर सिर्फ हमें रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखिए पूछा क्या इसने, एनडीपी नहीं चलेगा, एनडीपी पूछा है फैक्टर कॉस्ट पर। देखिए इसको मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस की हमने भी लिस्ट बनाई थी, 5 मैंने लिखवाए थे आपको कंपोनेंट्स, उनका जोड़ ले लेते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाता है। बिल्कुल क्लियर है। हम कहते हैं जी जीडीपी से, क्योंकि एनडीपी पे हमें पहुंचना है तो जाहिर सी बात है पहले हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस पहुंचना पड़ेगा। और जैसे ही जीडीपी में एनडीपी कैलकुलेट करते हैं, यानी जी को सिर्फ हटा देते हैं, नेट पे आ जाते हैं, बाकी सब सेम रहता है,
तो हम कहते हैं कि जो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस था उसमें से डेप्रीसिएशन अगर लेस कर दे तो एनडीपी में पहुंच जाते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस पर हमें पहुंचना है फैक्टर कॉस्ट पर। तो हमने कहा था कि आप क्या करो, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से, यानी ये जो आया है, अगर मैं इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की एडजस्टमेंट कर दूं तो मैं पहुंच जाता हूं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखनी पड़ेगी। आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर खड़े हैं, आपको सारे एक्सपेंस का टोटल लेने में जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। एनडीपी एट मार्केट प्राइस पहुंचने के लिए सिर्फ आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन लेस करना है। आप मार्केट प्राइस पर ही पहुंचेंगे, लेकिन ग्रोस से नेट के ऊपर। इसके बाद आपको चाहिए फैक्टर कॉस्ट पर, ये वाली ही अमाउंट चाहिए आपको, ये वाली ही, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पर। तो अगर आपके पास कोई चीज नेट में है, नेट में, तो आप उस नेट में से अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज की एडजस्टमेंट कर देते हैं तो वो चीज फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, और एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से टैक्सेस और सब्सिडीज की एडजस्टमेंट क्या आ जाएगी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि सबसे पहले मैं पहुंचता हूं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पढ़ा था जी हमने, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स ले लेता हूं मैं। इसके बाद हमने कहा था जी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। डेप्रीसिएशन अभी लेस नहीं करना है क्योंकि डेप्रीसिएशन एनडीपी में होगा। हमने कहा जितना हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो ले लेंगे, हमने कंजम्पशन कितना कर रहा है वो ले लेंगे, और ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही हमने क्या कहा था, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, ये ले लेंगे। अब देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है और बाद में गिवन है रेजिडेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंसेस। क्या इस कंजम्पशन के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन नहीं होगा? क्या इस कंजम्पशन के अंदर गवर्नमेंट कंजम्पशन नहीं होगा? इसलिए कंजम्पशन वर्ड देकर इसने ये बता दिया है कि इसके अंदर प्राइवेट लोगों का और गवर्नमेंट दोनों का कंजम्पशन शामिल है, इसलिए इसको सेपरेटली डील नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये इसके अंदर कवर हो चुका है। तो मैंने कहा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना है, 5000, कंजम्पशन कितना है, 2000, और ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000। तो ये आ जाएगा मेरा 17,000 रुपए। क्लियर? ये 20,000 है, इसको एक बार ठीक कर लेते हैं हम। ये 20,000 है, कंजम्पशन कितना है, 20,000, मैंने 2,000 ले लिया था, तो ये हो जाएगा 20 और 5 25 और 10 35। ये मेरा जीडीपी हो गया। मैंने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ले लिया, ग्रोस इन्वेस्टमेंट ले लिया, और कंजम्पशन जिसके अंदर ये रेजिडेंशियल ऑलरेडी इंक्लूड है इसलिए दोबारा नहीं लूंगा। अब मेरे को पहुंचना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस लूंगा, इसमें से लेस कर दूंगा डेप्रीसिएशन ना, मुझे फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, फैक्टर कॉस्ट। तो जैसे ही मैं डेप्रीसिएशन लेस करूंगा तो मैं, चलो इसको मैं अलग तरीके से बता देता हूं, मुझे एनडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, तो जीडीपी में से मैं क्या लेस कर दूंगा, डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो जीडीपी कितना आ रखा है मेरा, 35,000, डेप्रीसिएशन कितना गिवन है, 2,000, तो ये आ गया मेरा 33,000। अब मुझे पहुंचना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मैं कहूँगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, और सब्सिडीज कितनी है।
एनडीपी एट मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करके आ रहा हूँ 33, इनडायरेक्ट टैक्सेज है मेरे पास 1000 और सब्सिडीज कितनी है 2000। 33 में से 32, 32 और 2 34,000 एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर? तो क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए ग्रोस इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिया और कंजम्पशन। इस कंजम्पशन की मेन हेडिंग गिवन है, इसलिए जो रेजिडेंशियल कंजम्पशन है ये इसी के अंदर शामिल है, दोबारा से नहीं जोड़ेंगे। ये जोड़ मेरा क्या है जीडीपी मार्केट प्राइस। एनडीपी मार्केट प्राइस पहुंचूंगा इसमें से डेप्रीसिएशन को हटाकर, और एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की एडजस्टमेंट कर देता हूं तो कहाँ पहुंचूंगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तीनों भी जितने भी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं उन तीनों के अंदर किस तरह से इनकम कैलकुलेट होती है आप तीनों को अच्छे से याद करें। जो फॉर्मूलाज हैं, जो ये कॉन्सेप्ट हैं ऐसे बदलते हैं, इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। एक फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद बार बार इनको करेंगे प्रैक्टिस तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे और इनकी जो सीक्वेंस है वो भी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चंस को ही डील करेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।